Kulab Devi Teaching Hospital, the great institute of the country. These are legends of radiology. आज हम रेडियोलॉजी में जहाँ खड़े हैं इनके मरहूने मन्नत हैं. X-ray test, no doubt, is a primary diagnostic tool exploring the etiology of respiratory symptoms. In several centers, it is used even before using stethoscope, and WHO recommends an X-ray test for a cough of more than 2 weeks. इसके व्यूज बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जनरल फिजिशियंस के लिए PA व्यू और AP व्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मोस्ट वाइडली यूज व्यू इज PA व्यू. लैटरल भी हो सकते हैं, ऑब्लिक भी हो सकते हैं, और दूसरे सप्लीमेंटल भी हो सकते हैं. PA व्यू लेने का क्या तरीका है कि पेशेंट खड़ा होता है और उसकी चेस्ट फिल्म के साथ लगी होती है, पीछे से रेडिएशन आती है, सेंटरिंग T7 पर की जाती है, और रेडियोलॉजिकल फैक्टर्स उसकी बॉडी की थिकनेस के हिसाब से और ट्यूब और फिल्म का डिस्टेंस 180 सेंटीमीटर तकरीबन 6 फुट रखा जाता है. ग्रिड हो तो इस्तेमाल ज़रूर करनी चाहिए, और पेशेंट से कहते हैं कि लंबा सांस लो और रोक लो, उसके बाद एक्सपोजर करते हैं. यह इसका करेक्ट मेथड है कि कैसे हमने PA व्यू करना है. AP व्यू करने के लिए खड़े करके भी कर सकते हैं, लिटा के भी कर सकते हैं. रेडिएशन सामने से आती है और फिल्म पीछे पोस्टीरियर चेस्ट वॉल के साथ लगती है. PA व्यू और AP व्यू देखने में कैसा नजर आता है? इसमें जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं उसमें सबसे पहले आप क्लेविकल को देखिए कि PA व्यू में क्लेविकल रेडियोलॉजिकल फील्ड्स के ऊपर आती है और रेडियोलॉजिकल एपेक्स बनाती है, लेकिन AP व्यू में क्लेविकल बाहर निकल जाती है. नंबर 2, स्कैपुला को देखें. PA व्यू में स्कैपुला बिल्कुल बाहर होती है ताकि रेडियोलॉजिकल फील्ड्स क्लियर नजर आए, लेकिन AP व्यू में स्कैपुला रेडियोलॉजिकल फील्ड्स के ऊपर ओवरलैप करती है. तीसरी चीज़ है, अगर आप रिब्स को देख लें तो रिब्स ऊपर की तरफ कॉन्वेक्स होती है, लेकिन इसमें ट्रांसवर्स नजर आती हैं. चौथी चीज़ हार्ट की है कि हार्ट इसमें AP व्यू में ड्यू टू मैग्निफिकेशन बड़ा नजर आता है. फिर हमने ये फैसला करना होता है कि जो फिल्म हमें मिली है क्या ये सही पोजीशन की गई है, इसकी रोटेटेड तो नहीं है. ये देखने के लिए हम क्या करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे पासिंग थ्रू द ट्रांसवर्स प्रोसेसेस ऑफ thoracic vertebrae, और medial end of the clavicle का इससे डिस्टेंस दोनों तरफ नोट कर लेंगे. इस पिक्चर में आप देखिए ये medial end लेफ्ट क्लेविकल का बिल्कुल उसके साथ टच कर रहा है, लेकिन यहाँ फासला तकरीबन 2 सेंटीमीटर के करीब है. इसका मतलब है कि ये रोटेटेड पेशेंट है, इसकी पोजीशनिंग ठीक नहीं है. पेनिट्रेशन देखनी है कि क्या हमने एक्सपोजर ठीक दिया है, तो उसके लिए आप देखिए कि जो एक नॉर्मल करेक्ट एक्सपोजर है उसमें कार्डिक शैडो के पीछे अगर देखें तो थोरेसिक वर्टिब्रे फेंटली विजिबल होते हैं, और अगर ये बिल्कुल नजर ना आए तो इसका मतलब है कि ये अंडर पेनिट्रेटेड है. और बहुत ज्यादा नजर आए जैसे यहाँ पर है तो इसका मतलब ये ओवर पेनिट्रेटेड फिल्म है. हमें ये सारा काम बहुत एहतियात से करना चाहिए. अगर पोजीशन ठीक नहीं होगी, एक्सपोजर ठीक नहीं होगा, डायग्नोसिस ठीक नहीं होगी, तो ये हमारे दोस्त हमारे पीछे लगे होते हैं जो चेक कर रहे होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं. एक्सरे रीडिंग के लिए लंग फील्ड्स, हार्ट, मेडिस्टाइनम, बोन्स, डायफ्राम, सॉफ्ट टिश्यू सबको गौर से देखें, उसके बाद फैसला करें. और अगर कोई एब्नॉर्मैलिटी मिल गई है तो देखें कि ये कौन से इलाके में है, इसमें क्या पैथोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है और इसकी पॉसिबल एटियोलॉजी क्या है. ये इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए आप इस तस्वीर को अपनी आंखों में बसा लें. आप देखें कि एब्नॉर्मैलिटी हमें कैसी नजर आएगी या कैसी नजर आ सकती है. अगर ब्लैक नजर आएगी तो समझ लेंगे ये एयर है. अगर एयर प्लूरा में है तो फिर ये न्यूमोथोरैक्स है. अगर एयर लंग पैरेन्काइमा में इसकी वॉल नजर आ रही है तो फिर ये कैविटी हो सकती है. और अगर फ्लूइड नजर, जो वाइट चीजें होंगी, ये जो वाटर होता है ये वाइट नजर आता है, बोन उससे ज्यादा वाइट नजर आती है. वाटर अगर प्लूरा में है तो हाइड्रोथोरैक्स या प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं उसे हम. तो ये और अगर कोई शैडो बहुत ज्यादा डेंस नजर आ रहा है इस तरह का तो वो मेटल हो सकती है.
लोकलाइज कैसे करना है हमने कि हम लंग फील्ड्स को, ये देखें, ये फर्स्ट रिब है इसकी, ये सेकंड रिब है। सेकंड रिब के लोअर मार्जिन से हम एक ट्रांसवर्स लाइन ड्रा करते हैं पूरी चेस्ट में दोनों साइड पर। तो इस लाइन से ऊपर ये अपर जोन है दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट अपर जोन। फिर एक और लाइन अगर हम ड्रॉ करें एट द लोअर बॉर्डर ऑफ फोर्थ रिब दोनों तरफ, तो इसके नीचे लोअर जोन है दोनों साइड पर, राइट लोअर जोन और लेफ्ट लोअर जोन, और इन दोनों लाइन के दरमियान जो एरिया है ये मिडल जोन कहलाता है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिसके जरिए से हम उनकी लोकेशन बता सकते हैं कि हमारी ओपेसिटी लोअर जोन में है, अपर जोन में है, राइट पे है या लेफ्ट पर है। लेकिन याद रखिए कि ये इलाके अक्सर मिस होते हैं, एपेक्स, हाइलम, बिहाइंड द हार्ट और बिलो द डायफ्राम, इन पर जरा ज्यादा जोर देना है, इनको हिडन एरियाज बोलते हैं। कार्डिक शैडो पर कमेंट देना जरूरी होता है। उसके लिए अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें थ्रू द स्पाइनस प्रोसेसेस और यहाँ पर राइट साइड पर मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी से इसका डिस्टेंस नोट कर लें, और फिर इसी तरह से लेफ्ट साइड पर भी ये नोट कर लें, तो A प्लस B मिल के कार्डिक डायमीटर बनाते हैं। सिमिलरली आप इंटरनल डायमीटर ऑफ द थॉरैक्स यहाँ से मेजर कर लें इस लाइन के जरिए से, तो ये C प्लस D इंटर डायमीटर ऑफ द थॉरैक्स है। कार्डियोथोरेसिक रेशो निकालने के लिए A प्लस B डिवाइडेड बाय C प्लस D। तो जो आंसर आए, इफ इट इज मोर देन 0.5 इट इज कार्डियोमेगाली, और 0.42 से 0.5 तक हम इसे नॉर्मल लेते हैं, और बिलो 0.42 स्मॉल कार्डियक सिंड्रोम कहलाती है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि लेस देन 3 मिलीमीटर नोड्यूल एक्सरे चेस्ट पीए व्यू पर नजर नहीं आता। इसलिए अगर कोई पेशेंट सिम्टोमेटिक हो, लंग क्लियर हो, तो हमने बात को खत्म नहीं कर देनी, चैप्टर को क्लोज नहीं कर देना। उसकी फर्दर डायग्नोसिस के लिए कोई और मोडेलिटीज इस्तेमाल करनी जरूर चाहिए हमें। इसी तरह से जो अर्ली केसेस हैं प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस के या सीओपीडी के या आईएलडी के, ये भी अक्सर एक्सरे चेस्ट पीए व्यू में मिस होते हैं। ये इसके लिमिटेशंस है। एब्नॉर्मैलिटी डिटेक्ट करने का क्या तरीका है? नॉर्मल को सामने रखें और एबनॉर्मल जो नई हमारी अंडर टेस्ट फिल्म है उसके साथ कंपेयर कर लें, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ एब्नॉर्मैलिटी है। ये देखिए, ये फिल्म आपकी नॉर्मल है, लेकिन यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ लगती है मुझे। ये देखिए, क्या है? ये ब्लैक है। अभी हमने देखा ब्लैक तो एयर होती है, अगर एयर है, ब्लैक है, और यहाँ पर देखें लंग टिश्यू भी नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये प्लूरल स्पेस है। अगर ये प्लूरल स्पेस है तो सीधी सीधी सी बात है, न्यूमोथोरैक्स है। यहाँ भी यही है, आलन है, देखिए कि ये ब्लैक है और हवा इतनी ज्यादा है कि इसने सारी मिडस्टाइनम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दी है। इसका मतलब है एयर अंडर टेंशन है, इसे टेंशन न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। जब भी ऐसा केस आपके पास आए तो इसे टीके लगाकर ठीक करने के बजाय सीधे इमरजेंसी भेजें, ये मेडिकल इमरजेंसी है। इसको देखिए, इसमें ये ब्लैक है, इसका मतलब एयर है, लेकिन नीचे व्हाइट है, इसका मतलब यहाँ पानी है। ये न्यूमोथोरैक्स है, ये हाइड्रोथोरैक्स है, और इन दोनों के संगम पर जो एयर फ्लूइड इंटरफेस एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि पानी अपनी लिक्विड अपनी सतह हम बाहर रखते हैं, इसलिए लाइन सीधी बनती है। तो ये एयर फ्लूइड इंटरफेस है, ये हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स राइट साइड पर है। अगर एयर पेरिकार्डियम में आ जाए तो न्यूमोपेरिकार्डियम है। अगर एयर बिलो द डायफ्राम आ जाए पेरिटोनियम में, तो हम इसको न्यूमोपेरिटोनियम कहेंगे। ये देखिए, ये ब्लैक एरिया है, इसकी वॉल नजर आ रही है, इसका मतलब एयर है। इसके इर्द गिर्द लंग पैरेन्काइमा नजर आ रही है, इसका मतलब है कि ये एयर लंग पैरेन्काइमा में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैविटी है। अगर कैविटी लीजन आए और पूछा जाए कि एक डायग्नोसिस बताएं, तो ट्यूबरकुलोसिस नंबर 1 पर है। देखिए, यहाँ भी एक बड़ी सारी कैविटी है, मोस्ट लाइकली ट्यूबरकुलोस। यहाँ देखिए, ये एक राउंडेड शैडो है, इसमें ब्लैक एरिया है, एक स्ट्रेट लाइन भी नजर आ रही है, इसका मतलब है कि इसमें एयर भी है और इसमें सॉलिड लिक्विड भी है। तो ये कैविटेटिंग लीजन है, कैविटेटिंग कार्सिनोमा हो सकता है, लंग एब्सेस हो सकती है, ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकती है। लेकिन अगर हम दाएं बाएं देखें तो एक डेंसिटी यहाँ दिखाई दे रही है, एक डेंसिटी यहाँ है, एक यहाँ है। तो हो सकता है कि ये कैविटेटिंग कार्सिनोमा हो और बाहर जो डेंसिटीज है वो इसकी मेटास्टेसिस हो।
ओवल ओपेसिटी है, इसमें ऊपर एयर है, नीचे फ्लूइड है, दरमियान में एयर फ्लूइड इंटरफेस है, ऐसी लंग एब्सेस हुआ करती है। यहाँ देखें ऊपर एयर है, नीचे फ्लूइड है, लेकिन यहाँ स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, ये एक वेवी सी लाइन है, इसे वाटर लिली साइन कहते हैं, और ये रप्चर्ड हाइड्रेटेड सिस्ट का साइन है। यहाँ क्या सूरत हाल है, ये कैविटी है, उसमें एयर है, इसमें लिक्विड नहीं है, बल्कि इसमें एक सॉलिड गोला पड़ा हुआ है, वाइट। तो जब इस तरह की पिक्चर हो, इसे रेडियोलॉजी में मोनार्ड साइन कहते हैं, और ये माइसीटोमा या एस्परजिलोमा इस तरह की कैविटी में अक्सर मौजूद होता है। यहाँ पर ये एब्नॉर्मैलिटी है, वाइट है। वाइट क्या होता है, पानी होता है। पानी कहाँ से आ गया, इन्फेक्शन हुई, इन्फ्लेमेशन हुई, इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट बना, और एल्वेओलाई में से जो एयर थी वो गायब हो गई, उसकी जगह एक्सुडेट ने ले ली, तो पानी एल्वेओलाई में भर गया, इसलिए ये इलाका वाइट नजर आना शुरू हो गया। लेकिन अभी तक जो ब्रोंकियल ट्री है उसमें एयर मौजूद है, इसलिए ये एयर ब्रोंकोग्राम, ये हल्की सी ग्रे स्ट्रीक्स आपको नजर आ रही हैं। अगर होमोजेनस ओपेसिटी हो और एयर ब्रोंकोग्राम नजर आए तो समझ लीजिए ये निमोनिया है। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, अपर लोब निमोनिया है, लेकिन एक्सुडेट बहुत ज्यादा वॉल्यूम में बन गया है, और जो ट्रांसवर्स फिशर है वो नीचे की तरफ बल्ज हो गया है। इस किस्म के साइन को फिशर बल्जिंग साइन कहते हैं, और ये अगर ऐसा नजर आए तो प्रोविजनली आप क्लब्सियाला का ट्रीटमेंट शुरू करें, क्योंकि क्लब्सियाला की पिक्चर, क्लब्सियाला निमोनिया की पिक्चर ऐसी होती है। अगर ऐसा हो निमोनिया हो कि राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट नजर आना बंद हो जाए तो समझ जाइए कि ये मिडल लोब का निमोनिया है। और अगर लोअर लोब में ओपेसिटी है, ये ओपेसिटी है, लेकिन राइट बॉर्डर हार्ट का दिखाई दे रहा है, तो ये लोअर लोब का निमोनिया है। यहां देखिए क्या सिचुएशन है, ये ट्रांसवर्स फिशर है, राइट बॉर्डर नजर नहीं आ रहा, पक्की बात है कि राइट लोब निमोनिया हो गया, लोअर लोब भी नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है लोअर लोब और मिडल लोब दोनों का निमोनिया है। यहाँ क्या है, दोनों लंग वाइट हो गए हैं, तो क्या ये डबल निमोनिया है? लेकिन इसमें तो एक और खराबी है कि इसका दिल भी काला है, ये हार्ट भी काला हो गया इसका तो। लेकिन ये इसका मतलब है कि चक्कर कुछ और है, जो चीजें नॉर्मल में वाइट नजर आ रही थी इसमें ब्लैक नजर आ रही हैं, जो ब्लैक थी वो वाइट नजर आ रही है, तो ये कोई और मामला है, ये फ्लोरोस्कोपिक इमेज है, कोई बीमारी नहीं है। ये देखिए नॉर्मल लंग फील्ड्स, नॉर्मल कार्डिक साइज, इसमें भी लंग फील्ड में कोई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन खराबी यहाँ पर है, ये राइट क्लेविकल फ्रैक्चर है इसकी। देखिए हम अक्सर ये अपने क्लिनिक पर बैठ के मिस हो जाती है, क्योंकि लंग फील्ड पर हमारा पूरा जोर होता है। इसमें देखिए एक्सरे चेस्ट है, इसमें एंटीरियर एंड डिस्क रिब्स के देखिए वाइट हुए हैं, जरा ऊपर देखें कि जो प्रॉक्सिमल मेटाफिसिस है इनके ह्यूमरस के, ये भी वाइट हुए हैं और बड़े गड़बड़ है ये लगती है। जब ऐसी सिचुएशन हो तो रिस्ट का एक्सरे जरूर करवाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो फ्रेइंग, कपिंग एंड स्प्लेइंग ऑफ डिस्टल मेटाफिसिस, तो सीधा साधा रिकट्स का केस है ये। तो चेस्ट एक्सरे से आप रिकट्स तक पहुंच सकते हैं। इस एक्सरे में क्या है जी, देखिए कि ये एक्सरे देखने में ठीक लगता है, क्लेविकल भी नहीं टूटी हुई इनकी, लेकिन गौर करें तो ये चूड़ियाँ पहनी हुई खातून है। अगर यहाँ देखें तो ये इनकी राइट ब्रेस्ट हमें नजर आ रही है, लेकिन लेफ्ट ब्रेस्ट शैडो नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि इनकी मिस्टेक्टमी हुई भी है। ये ट्रायंगुलर डेंसिटी है, मेडिस्टाइनम से राइज कर रही है, लेकिन सेल की शक्ल की है, तो ये थाइमिक शैडो होता है, थाइमस से अराइज करती है। अगर ट्रायंगुलर डेंसिटी प्लूरल बेस्ड हो, चेस्ट वॉल के साथ इसकी बेस हो, तो फिर ये पुल्मोनरी इन्फेक्शन को शो करती है। यहाँ एक ब्लड वेसल ब्लॉक होती है, ब्लड सप्लाई इस एरिया की ब्लॉक हो जाती है, यहाँ कंसोलिडेशन होती है, नीचे थोड़ी सी प्लूरल इफ्यूजन भी हो गई है, शायद हार्ट भी थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो गई है इसको। ये देखिए लंग फील्ड्स क्लियर है, कार्डिक हार्ट तो यहाँ है ही नहीं, अब हमें हार्ट तलाश करना पड़ेगा, शायद वो हमसाये में कहीं मौजूद हो। ये देखिए हम साया कंपार्टमेंट में ये यहाँ पड़ा हुआ, तो ये एक्टोपिक हार्ट है, टिन मैन सिंड्रोम। ट्रांसवर्स फिशर की ये नेचुरल पोजीशन है। जब हाइलम में कोई मैस हो या लिम्फ नोड एनलार्ज होता है, तो अपर लोब ब्रोंकस कंप्रेशन
में आ जाता है और अपर लोब कोलैप्स होता है। तो नीचे से लोअर लोब उसकी पोजीशन लेने के लिए ऊपर की तरफ जाता है। तो देखिए कि जब ट्रांसवर्स फिशर ऊपर जाता है तो ये इस मैस या लिम्फ नोड के ऊपर रोल होता हुआ यहाँ पर पहुंच जाता है। तो ये एक रिवर्स एस साइन बनता है। इसे कहते हैं रिवर्स एस साइन ऑफ गोल्डन साइन का नाम है। और इससे पता ये चलता है, नतीजा इसका ये है कि जो अपर वाइट एरिया है ये कंसोलिडेशन नहीं है, इसको आप कंसोलिडेशन मत समझिए, ये कोलैप्स है अपर लोब। ये कंसोलिडेशन है या नहीं है? नहीं है ये कंसोलिडेशन, क्योंकि देखिए कि ये रिवर्स एस साइन बन रहा है, तो ये कोलैप्स अपर लोब है। ये देखिए रिब्स और सारी की सारी इनकी जो बोन्स हैं बहुत ही वाइट हो गई हैं। इसे ब्रिटल बोन डिजीज या मार्बल बोन डिजीज कहते हैं। ड्यू टू इंक्रीज ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी होती है और इसमें जरा सा हाथ मारो तो फ्रैक्चर हो जाता है, ऑस्टियोपिट्रोसिस। ये देखिए कितनी खूबसूरत मोटरवे साफ सुथरी बनी हुई है। ये रेलवे रोड का मंजर है। ये देखें लंग फील्ड्स बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल आपके मोटरवे की तरह से। लेकिन यहाँ पर देखिए कितनी गड़बड़ है कि जैसे रेलवे रोड का मंजर है, इंक्रीज प्रोमिनेंट ब्रोंकोवास्कुलेचर। तो जब ऐसी पिक्चर हो तो आप समझ जाइए कि ये ऐसा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में होता है। यदि इसको कंपेयर करें इस फिल्म से तो देखिए हाइपरल्यूसेंट लंग है, डायाफ्राम नीचे आया हुआ है, फ्लैट है और वाइड इंटरकॉस्टल स्पेसेस हैं। तो ये फीचर्स हैं पुल्मोनरी एम्फीसीमा के। फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आप एंटीरियर स्टर्नो डायफ्रैग्मेटिक एंगल से और कोस्टोफरेनिक एंगल जो पोस्टीरियर है इसके साथ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कन्वेक्सिटी का डिस्टेंस नोट कर लेंगे। इफ इट इज मोर देन 1.5 इट इज नॉर्मल, इफ इट इज 1.5 इट इज बॉर्डर लाइन एंड बिलो 1.5 फ्लैटनिंग स्टार्ट हो गई है। जितनी कम होता जाएगा उतनी फ्लैटनिंग ज्यादा है। ये साइन ऑफ एम्फीसीमा। ये देखें ये भी हाइपरल्यूसेंट नजर आता है इसकी तरह से, लेकिन इसका डायफ्राम भी नीचे आया हुआ है, लेकिन इसकी कन्वेक्सिटी रिटेन हो रही है। इट इज लो सेट डायफ्राम, इट इज नॉट लो फ्लैट डायफ्राम। तो ऐसा हमें ब्रोंकियल एस्मा में मिल जाता है। ये नाशपाती अल्लाह ने एक बहुत खूबसूरत फल बनाया है। अगर हार्ट की शेप पियर की तरह से हो जाए तो समझ लें कि ये पेरिकार्डियल एफ्यूजन है। अगर और फ्लूइड इकट्ठा हो जाए तो फिर ये मशकीज़े की शक्ल इख्तियार कर लेगी, वाटर बॉटल साइन आ जाएगी। अगर हार्ट बूट शेप हो जाए, अपवर्ड लिफ्टिंग ऑफ कार्डिक एपेक्स हो, स्मॉल पुल्मोनरी वेसल्स हो, ओलिगीमिया ऑफ द हार्ट हो, तो ये फेलस टेट्रोलॉजी को शो करता है। जब पुल्मोनरी कंजेशन या पुल्मोनरी एडिमा होता है तो अर्लियर स्टेज में नॉर्मली आप देखें कि ये सीपी एंगल क्लियर होते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी लाइन नजर आना शुरू हो जाती है, करली बी लाइंस। जब ज्यादा पैथोलॉजी आगे जाए थोड़ी सी फ्यूजन हो जाती है और फ्यूजन ऊपर चढ़ के फिशर में आ जाती है। इससे आगे जाए तो फिशर में और पानी भर जाता है और ये ट्यूमर की तरह से नजर आना शुरू होता है। इसे कहते हैं सूडो ट्यूमर साइन। और ये क्लासिकल टिपिकल बैट विंग शैडो है पुल्मोनरी एडिमा का, दोनों तरफ सिमेट्रिकल शैडो इस तरह। अगर फुल ब्लोन पुल्मोनरी एडिमा हो तो इस तरह की अपीयरेंस होती है, उसे कहते हैं स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस। रिब्स को देखिए, अगर रिब्स में आपको इंफीरियर मार्जिन पे नॉचिंग नजर आए तो समझ जाएं कि ये कॉर्क्टेशन ऑफ आयोटा है। ये एक्सरे चेस्ट है, इसमें मल्टीफोकल इल डिफाइंड छोटी छोटी सी कंसोलिडेशन हियर एंड देयर नजर आ रही हैं। जब हमने इसका सीटी स्कैन करवाया तो ये मल्टीफोकल ग्राउंड ग्लास अपीयरेंसेस एंड पेरिफेरल स्मॉल कंसोलिडेशन, ये कोरोना वायरस के एपिडेमिक्स के दौरान हमने पिक्चर ली थी। यहाँ उससे ज्यादा डिजीज है और सीटी पर ये क्रेजी पेविंग पैटर्न नजर आ रहा है। क्वीन की बात रह गई, अब भी ट्यूबरकुलोसिस इज क्वीन ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। प्राइमरी कॉम्प्लेक्स में क्या चीजें होती हैं कि पेरिफेरल एरिया, लंग के पेरिफेरल एरिया में कंसोलिडेशन अपीयर होती है जिसे गॉन्स फोकस बोलते हैं। फिर ये इन्फेक्शन वाया लिम्फेटिक्स यहाँ से टुवर्ड हाइलम मूव करती है। इस दौरान लिम्फेटिक्स प्रोमिनेंट हो जाती हैं और जब लिम्फ नोड तक पहुँचती है तो लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाता है।
These three collectively are called as primary complex. ये देखिए पेरिफेरल कंसोलिडेशन, ये लिम्फेंजाइटिस और ये लिम्फेडिनोपैथी, ये प्राइमरी कॉम्प्लेक्स की एग्जांपल है। ये प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस की कॉम्प्लिकेशन है कि एक्सटेंसिव न्यूमरस मिलियन सीड लाइक शैडोज है पूरे लंग फील्ड में, मिलियरी शैडोज, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस आल्सो मेडिकल इमरजेंसी। जब भी आपके पास आए तो ये इसको जरूर टर्शरी केयर सेंटर में ट्रीटमेंट के लिए भेजें। जब भी कभी आपको एक्सरे पर कंसोलिडेशन, कैविटी, प्लूरल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, लिम्फेडिनोपैथी या मिलियरी शैडो नजर आए, हिस्ट्री ट्यूबरकुलोसिस की हो, तो आप समझ लें कि ये एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है, इसको फौरन ट्रीटमेंट की जरूरत है। दीज आर द साइंस ऑफ एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। इस एक्सरे में देखिए लंग फील्ड्स क्लियर हैं, हार्ट भी ठीक है, लेकिन यहाँ एक एडिशनल डेंसिटी दिखाई दे रही है और इसकी डेंसिटी इस आर के करीब करीब है। इसका मतलब है कि कोई मेटालिक है। यहाँ हेड भी नजर आ रहा है, इसकी शक्ल सिक्रू की है, इसका मतलब है इसके ब्रोंकस में फॉरेन बॉडी चली गई है, अदरवाइज लंग फील्ड क्लियर है। न्यूमरस सिस्टिक शैडोज ऑन बोथ साइड्स, हम इसे ब्रोंकिएक्टेसिस लेबल किया करते हैं। इसके लिए हम पहले ब्रोंकोग्राफी किया करते थे, लेकिन अब ये खत्म हो गई, इसकी जगह HRCT ने ले ली है। देखिए कितने खूबसूरत सिस्टिक ब्रोंकिएक्टेसिस और सिलिंड्रिकल ब्रोंकिएक्टेसिस यहाँ पर पिक्चर में नजर आ रही है। बट न्यूमरस सिस्टिक शैडोज है लेफ्ट लंग में, क्या हम इसे ब्रोंकिएक्टेसिस लेबल कर दें? नहीं, हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये डायफ्रैग्मेटिक हर्निया था लेफ्ट साइड पे। यहाँ से सारी की सारी इंटेस्टाइन लेफ्ट साइड ऑफ द थोरैक्स में चली गई और ये देखने में ब्रोंकिएक्टेसिस की तरह नजर आ रही है। ये डायफ्रैग्मेटिक हर्निया है लेफ्ट साइड का। ये मल्टीपल डेंसिटीज हैं, वेरिएबल साइज इन बोथ लंग फील्ड, जिन्हें कैनन बॉल कहते हैं। ये मेटास्टैटिक लीजन्स हैं लंग में। रेडिएशन डोज एक एक्सरे की 0.1 मिलीसीवर्ट होती है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये तक जितनी एक साल में हमें एनवायरमेंटल रेडिएशन पड़ती है उसका 1/30 पार्ट है, यानी 30 एक्सरे चेस्ट करें तो उतनी रेडिएशन बनती है कि जितनी एक साल में हमें बाहर से एनवायरमेंट से, सूरज वगैरह से रेडिएशन मिलती है। टीचिंग और लर्निंग का, लेकिन जब भी डिस्कशन करनी है तो एक्सरे सीधा पकड़ना चाहिए। अगर उल्टा एक्सरे पकड़ के डिस्कशन करेंगे लोग समझेंगे बातें कुछ और हो रही हैं। अब हम आते हैं अल्ट्रासाउंड चेस्ट। नो डाउट इट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर स्टेथोस्कोप ऑफ फिजिशियन। आज 2022 है, अभी तक ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है अल्ट्रासाउंड चेस्ट। अब भी बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि क्योंकि फेफड़ों में हवा होती है, चेस्ट की तो अल्ट्रासाउंड हो ही नहीं सकती। लेकिन ये बात याद रखने की है कि चाहे अल्ट्रासाउंड वेव्स हों, चाहे इंफ्रासाउंड वेव्स हों, चाहे ऑडिबल साउंड वेव्स हों, ये तमाम एक ही किस्म की वेव्स हैं, सारी साउंड वेव्स हैं, सारी मटेरियल वेव्स हैं, ये सारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। दे ओबे ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स इन द सेम वे। आवाज नहीं आई जिसके लिए मैं ये दिखाना चाहता था। मैं ये दिखाना चाहता था कि देखिए ऊपर आसमान पर बिजली चमक रही है, थंडर स्टॉर्म है ऊपर, मतलब है अगर इस तूफान की आवाज ऊपर से नीचे आ सकती है तो फिर अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं एयर में से ट्रैवल कर सकती। फर्क सिर्फ ये है कि अगर अल्ट्रासाउंड जरा कमजोर, जैसे कि चिड़िया की आवाज ऊपर से नीचे नहीं आ सकती लेकिन धमाके की आवाज आ सकती है, इसी तरह अल्ट्रासाउंड भी चेस्ट में से ट्रैवल कर सकती है। अगर उनकी नोबोलॉजी आपको आनी चाहिए, अगर आपको पता है कि कौन सी नॉब का क्या फंक्शन है इस अल्ट्रासाउंड मशीन का, तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। यह इसकी टेक्निक है। 3.5 से 5.5 मेगाहर्ट्ज की प्रोब हो, जेल लगाकर एंटीरियर स्कैन कर लें, लैटरल स्कैन कर लें, पोस्टीरियर स्कैन कर लें, ये इनकी पोजीशंस हैं। और आपकी प्रोब इंटरकॉस्टल स्पेस में रखेंगे आप और ज़रा थोड़ा सा दबा के रखेंगे, फिर इसको लेफ्ट राइट मूव करते जाएंगे, तो फिर आपको अगर कोई एब्नॉर्मैलिटी होगी तो आपके सामने आ जाएगी। ये देखिए होमोजेनियस ओपेसिटी है, अल्ट्रासाउंड लगती है देखने में। हमने इसकी अल्ट्रासाउंड की तो क्या मिला, वाकई ये तो ब्लैक एरिया जो है सारा का सारा फ्लूइड है। ये दरमियान में कोलैप्स लंग है, इसमें थोड़ी सी एरिएशन है और रेस्पिरेटरी साइकिल ये थोड़ा सा मूव करता है। इसकी टिप देखें बिल्कुल जेलीफिश की तरह से मूव कर रही है। इसे अल्ट्रासाउंड में जेलीफिश साइन बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि अल्ट्रासाउंड फ्लूइड को बड़ी आसानी से पकड़ लेती है, डिटेक्ट कर लेती है।
ये होमोजेनस ओपेसिटी है राइट साइड पर। एक्सरे चेस्ट जो डायग्नोसिस थी वो प्लूरल इफ्यूजन थी। अल्ट्रासाउंड पर भी उन्होंने कहा कि जनाब ये देखें कितनी बड़ी इफ्यूजन है, साथ ये कोलैप्स लग पड़ा हुआ है। एक्सरे चेस्ट की डायग्नोसिस राइट प्लूरल इफ्यूजन है। अल्ट्रासोनोग्राफी करने पर पता चला कि कोई फ्लूइड अंदर नहीं है। इट इज 5 सेंटीमीटर थिक प्लूरा विच इज अपीयरिंग लाइक ए प्लूरल इफ्यूजन। तो देखें कि अल्ट्रासाउंड कैसी मोडालिटी है कि ये फ्लूइड और सॉलिड में डिफरेंशिएट करती है। और अगर हम ये ना करते तो सुइयां मारते रहते पानी की तलाश में और थोड़ी देर बाद कह देते नथिंग केम आउट और फिर कहते हैं इसका सीटी कराओ। जनाब ये देखिए होमोजेनस ओपेसिटी है लेफ्ट साइड पर। जब इसकी अल्ट्रासाउंड की गई तो पता चला पानी कोई नहीं है, तो एक्सटेंसिव कंसोलिडेशन है लेफ्ट साइड की। तो अल्ट्रासाउंड कैन डिफरेंशिएट बिटवीन प्लूरल इफ्यूजन एंड कंसोलिडेशन। इसे देखिए प्लूरल इफ्यूजन लगती है, लेकिन जब हमने स्कैन किया तो ये प्लूरल इफ्यूजन है। ये देखें ये पैराइटल पेरिकार्डियम है, ये विसरल पेरिकार्डियम है। दोनों लेयर्स के दरमियान फ्लूइड आ गया है और सेप्टेशंस भी हैं, लॉक्यूलेशंस भी है। हार्ट तो ये छोटा सा बिल्ली के बच्चे की तरह छुप के बैठा हुआ है। तो ये कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है। ये प्लूरल इफ्यूजन लगता है, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड की तो पता चला ये तो एक सॉलिड मैस है विद इंटरनल कैल्सिफिकेशंस। HRCT पर पता चला कि ये पॉपकॉर्न टाइप ऑफ कैल्सिफिकेशन, इट वाज कॉन्ड्राइड हेमाटोमा। अल्ट्रासाउंड माइन्यूट प्लूरल इफ्यूजन को भी माफ नहीं करती। देखिए कलर डॉपलर के इस्तेमाल से ये छोटी सी प्लूरल इफ्यूजन ये भी पकड़ी गई कि मिस हो ही नहीं सकती है। ये देखिए चेस्ट वॉल की अल्ट्रासाउंड है। ये स्किन सबक्यूटेनियस टिश्यू में देखें पस मूव कर रही है, इसने सॉफ्ट टिश्यू कंपार्टमेंट डिस्ट्रॉय की हुई, पस नीचे की तरफ मूव कर रही है। अल्ट्रासाउंड ये तमाम चीजें फौरन पकड़ती है। ये देखिए एक्सरे चेस्ट क्लियर लगता है देखने में, लेकिन गड़बड़ यहाँ पर लगती है, मेडिस्टाइनम में कोई प्रॉब्लम है। तो जब हमने इसकी अल्ट्रासाउंड की तो पता चला कि यहाँ तो लिम्फ नोड की पूरी कॉलोनी आबाद है। कितना टेम्पटिंग पिक्चर है कि जी चाहता है यहाँ से सुई डालो, FNAC कर लो, बायोप्सी कर लो। तो हम ये करते हैं गुलाब देवी हॉस्पिटल में, हम लंग बायोप्सी करते हैं अल्ट्रासाउंड गाइडेड। वहाँ आप एस्पिरेशन कर सकते हैं, आप इसके ज़रिए इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो आप टाइटैनिक जैसे डिजास्टर से बच सकते हैं। ऐसा कभी ना होगा अगर आप इसमें अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करें सोनार में, और मतलब बचत हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि डॉक्टर नाहिद हर 1 मिनट के बाद मुझे झंझोड़ रही है कि बाज आ जाओ बाज आ जाओ। अब मुझे बाज आ जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन